नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो भारत और विश्व का भूगोल है और साथ साथ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सामान्य भूगोल से डाले गए हैं जो लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी आपने देखा कि 71वीं बीपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपने क्वेश्चन का लेवल देखा। खास करके मैं सभी सब्जेक्ट के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है वो लगभग आप देखिएगा, हमारे जो लगभग 21 से 22 वीडियो है ऑब्जेक्टिव वाले, उसमें से लगभग क्वेश्चन ज्योग्राफी का था और ज्योग्राफी का सेक्शन भी थोड़ा आसान था। तो चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हुए कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। और ख़ास करके आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है वो अब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आज की सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है पारादीप, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है गोवा। तो देखिए, कृत्रिम बंदरगाह के रूप में ये भारत का जो चारों बंदरगाह, इसमें चेन्नई जो है ना वो कृत्रिम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ये आपका चेन्नई हो गया, उसके बाद आपका कांडला बंदरगाह हो गया, उसके बाद तूतीकोरिन हो गया, और एक आपका जो क्या बोलते हैं जेएनपीटी जो हो गया नवा सेवा में मुंबई में। तो ये सब कृत्रिम बंदरगाह के रूप में, भारत का कृत्रिम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र जो है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में है ना। ये आपका कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में स्थित है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी परियोजना, भाखरा नंगल परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना और कोसी परियोजना। तो देखिए, भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है ना वो आपका मूल रूप से जो कहा जाता है वो शिव समुद्रम परियोजना है, इसी को कहा जाता है। लेकिन इससे पहले जो आपका एक दार्जिलिंग में बना था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो आपको ये याद रखना है कि भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है ना वो शिव समुद्रम है। और ये कौन से नदी पे है? तो कावेरी नदी पे है। किस नदी पे है? कावेरी नदी पे है। और इसकी स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है कावेरी नदी, ऑप्शन बी है तुंगभद्रा नदी पर, ऑप्शन सी है शरावती नदी पर, ऑप्शन डी है कृष्णा नदी पर। तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है ना वो आपका शरावती नदी पर, कहाँ पे? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रहे, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना शरावती नदी पर, कहाँ? तो कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में टीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो भारत में टीन का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो आपका छत्तीसगढ़ में होता है। याद रहे कहाँ पे होता है? तो छत्तीसगढ़ में होता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है लौह अयस्क और ऑप्शन डी है कोयला। तो अंकलेश्वर जो है ना वो गुजरात में है और अंकलेश्वर आपका पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी
निम्न में से किसके बराबर होती है। अब देखिए आपको ध्यान में होगा कि जैसे ये हमारा पृथ्वी है और ये बीचों बीच जो है ना दो बराबर भागों में इक्वेटर जो रेखा बांटती है यानी विषुवत रेखा, इसके एक एक डिग्री इंटरवल पर कुल मिलाकर पोल तक आपका अक्षांश डिग्री खींचा गया है। तो यही पूछा गया है कि धरातल पर जो 1 डिग्री अक्षांश है वो कितना दूरी को कवर करता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 11 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 91 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 111 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 125 किलोमीटर। तो ये जो है ना आपका 111 किलोमीटर 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी होती है, ये सारे के सारे जो अक्षांश रेखाएं सारे एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसकी जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है फिलीपींस। तो देखिए आपका दक्षिण अफ्रीका से भी मकर रेखा गुजरती है, अर्जेंटीना से भी गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, लेकिन फिलीपींस से मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिलीपींस। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो राजस्थान जो है ना वो सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतक झील भारत की किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो लोकतक झील जो है ना वो भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है और यह एक प्रकार का मीठे जल का झील है ना। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, माउंट पेट्रो या पिडरुतानगला किस देश की सर्वोच्च शिखर है। यानी ये देखिए ये जो माउंट पेट्रो है ना वो किस देश का सबसे ऊंचा शिखर है। ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है कंबोडिया। तो माउंट पेट्रो जो है ना वो आपका श्रीलंका का सबसे सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई 2524 मीटर है ना, 2524 मीटर। ये देखिए हमारे अनाईमुडी और डोडा बेट्टा से भी छोटा है और श्रीलंका का सर्वोच्च शिखर है। याद रहे कहाँ का है, श्रीलंका का है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत कौन सा है। ऑप्शन ए है अपेनाइंस एल्प्स, ऑप्शन सी में है जुरा और ऑप्शन डी में है पेरेनीज। तो फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा बनाती है वो कौन सी पर्वत है, तो पेरेनीज पर्वत जो है ना, पेरेनाइज या पेरेनीज पर्वत जो है ना वो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाती है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है एल्प्स, ऑप्शन सी है एंडीज और ऑप्शन डी है किलिमंजारो। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है ना वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जबकि ऊंची में कहा जाए तो हिमालय है। तो ये जो है ना ये आपका अमेरिका के पश्चिम तट पर ये स्थित है और लगभग इसकी लंबाई जो है ना वो 7000 किलोमीटर से लगभग 9000 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, पोठवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है नेपाल और ऑप्शन डी है भूटान। तो पोठवार पठार जो है ना ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है, पाकिस्तान में। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है मकालू पर्वत, ऑप्शन बी है नंदा देवी पर्वत, ऑप्शन सी है धौलागिरी और ऑप्शन डी में है नंगा पर्वत। तो श्वेत पर्वत के रूप में धौलागिरी को जाना जाता है और धौलागिरी कहाँ है, तो ये आपका
नेपाल में है, याद रहे। अगर आप इमेज में देखेंगे या गूगल सर्च करके देखेंगे तो धौलागिरी पर्वत जो है ना वो बिल्कुल उजला दिखेगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, थारू जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए है तराई प्रदेश में, ऑप्शन बी है अरावली की पहाड़ी में, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट क्षेत्र में, और ऑप्शन डी है छोटा नागपुर पठार में। तो देखिए थारू जनजाति जो है ना ये मूल रूप से जो नेपाल की तराई क्षेत्र है, यानी नेपाल की तराई क्षेत्र का मतलब भारत का जो सीमावर्ती और नेपाल के जो बीच का जो भाग है तराई क्षेत्र, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार है, इसी क्षेत्र में थारू जनजाति जो है ना वो पाई जाती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तराई प्रदेश में। और तराई प्रदेश का मतलब वही हो गया कि नेपाल का जो तराई क्षेत्र है, गिरिपाद जिसको बोल सकते हैं, तो वही तराई में आपका उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? ऑप्शन ए है नेफ्ता, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन सी है कास्टिक सोडा और ऑप्शन डी है सल्फर। तो उर्वरक उद्योग के लिए ना कास्टिक सोडा जो है ना ये कच्चा माल के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है, विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है ब्राजील। तो देखिए अब तक आपने पढ़ते आया होगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन जो है ना वो बांग्लादेश करता है, लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व में जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान अपना प्राप्त कर लिया है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, पेट्रो रसायन के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है अंकलेश्वर, ऑप्शन सी है जामनगर और ऑप्शन डी है बरौनी। तो पेट्रो रसायन के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा जो रिफाइनरी है यानी कारखाना है वो आपका जामनगर है। कौन सा है? गुजरात में यह जामनगर है, जहां पे RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ये सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, जो समझिए तो भारत छोड़ दीजिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर का रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और संभवतः ये आज का अंतिम प्रश्न है। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1906, ऑप्शन सी है 1907 और ऑप्शन डी है 1908। तो झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, वो आपका 26 अगस्त कब हुआ था? तो 26 अगस्त 1907 ईस्वी को यह जो हुआ था वो जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा है ना, जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा के द्वारा 26 अगस्त 1907 ईस्वी में झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1907। अब देखिए ये आपका 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं। मैं आपको एक थोड़ा सजेशन दूंगा, सजेशन ये दूंगा कि अभी आपने बीपीएससी का अगर एग्जाम दिया होगा या उसका क्वेश्चन देखा होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं आप करेंट अफेयर्स के लिए आप डेली का पेपर पढ़ें, है ना। कोई सा पेपर, अच्छा सा पेपर डेली पढ़ें, क्योंकि करेंट अफेयर्स जो है ना अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका कोई भी जो गाइड वाइड है उससे काम नहीं किया है। उसके बाद डीप नॉलेज के लिए आप हर सेक्शन का जो किताब आता है उसे पढ़िए। ये नॉर्मली अब पढ़ने से कुछ नहीं होगा बीपीएससी प्री के लिए, लेकिन आप बीएसएससी है या आपका बिहार पुलिस दरोगा है या रेलवे के एग्जाम के लिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी भी देख सकते हैं। तो अभी से मैं कहूँगा कि अगर आपका बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो बीएसएससी के एग्ज़ाम में दिन रात एक करके अभी से लग जाइए। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में लिंक को भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, तब और मन लगा के पढ़िए।